जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का। दोस्तों हम लोग फिजिक्स में अनसॉल्व्ड का अध्ययन करेंगे दोस्तों। और सबसे पहला सेट हम लोगों ने 2021 का पहला सेट 1 एफएस का हम लोग अध्ययन करने वाले दोस्तों। अगर आप लोग राजीव का या एचएम का या यक्स का किसी का भी अनसॉल्व्ड लेकर बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सेट एफएस को देखिए, हम लोग सेट एफएस को कर रहे हैं। आप सेट 1 हो 2 हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास जो आपके फिजिक्स का अनसॉल्व्ड है, अग्रवाल का अनसॉल्व्ड लेके हम लोगों ने आए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, खंड आ में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण होता है। दोस्तों जो अल्फा कण होता है ना, अल्फा कण जो अल्फा कण होते हैं, इस प्रकार से जो रदरफोर्ड का प्रयोग है, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि इस प्रकार से एक स्वर्ण पन्नी लिया था और स्वर्ण पन्नी के अंदर अल्फा कणों का बौछार किया था। बौछार मतलब बमबारी का मतलब उसका आवेश का अंदर का प्रवेश कराया था। तो उसमें क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन हुआ था। इस प्रकार से प्रकाश यानी यहाँ पर जो इस पर अल्फा कण है इसका प्रकीर्णन हुआ था। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। इस प्रकार से तो इसमें अल्फा कणों का ही प्रकीर्णन क्यों किया गया है दोस्तों, क्योंकि अल्फा कण पर आवेश होता है। क्योंकि अल्फा कण भारी नाभिक है इसलिए उस पर आवेश होता है। कितना आवेश होता है दोस्तों, तो आपको बता दें कि अल्फा कण पर 2+ का आवेश होता है। इसका मतलब है हम लोगों ने फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर पढ़ के रखा है, अल्फा कण पर 2 आवेश है यानी सजाती आवेश है, और सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। ये किसका नियम है, कूलाम का नियम है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होना चाहिए दोस्तों, हमारे पास है कूलाम बल। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास सही जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम बल। क्लियर हो गया। इसके बाद एक का खा में आपसे ये कहा गया है, किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है। यानी किसी पृष्ठ से, जैसे मान लो हम लोग ध्यान देना है दोस्तों, जैसे आपको पहले लिखना है बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से कि उत्तर एक का और एक का में आपको कौन सा सही गया है, आपके पास तीसरा सही गया है। तो आपको लिखना है इस प्रकार से, तीसरा लिखना है और लिखना है कूलाम बल। ठीक, इस प्रकार से लिखना है आपको कूलाम बल। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन जब करोगे तो उसको लिखोगे उत्तर एक का खा, और एक का खा में आपके पास कौन सा सही गया है वो करना है। तो इसमें यह कहा गया है किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करती है। जैसे मान लो कि ये कोई एक धातु का पृष्ठ हुआ, इससे इलेक्ट्रॉनों की जो फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा इस प्रकार से उत्सर्जित होती है। फोटोन की ऊर्जा दोस्तों किस पर, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है दोस्तों एच न्यू, जहां न्यू क्या होती है, प्रकाश की आवृत्ति। न्यू क्या होती है, प्रकाश की आवृत्ति। एक चीज तो कंफर्म हो गया कि फोटोन की ऊर्जा किस पर आपतित होती है, प्रकाश की आवृत्ति पर तो निर्भर होती है। इसके बाद यहां पर प्रकाश जितना अधिक, ध्यान रखना, जितना अधिक प्रकाश आपतित होती है उसी प्रकार उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होता है। यानी प्रकाश अधिक आपतित होना उसकी क्या कहलाता है, तीव्रता। तो हम लोग जानते हैं कि फोटोन की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर होती है, उसकी आवृत्ति और प्रकाश की तीव्रता। हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन सही जाएगा चौथा। तो लिखेंगे एक का चौथा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति दोनों पर। तो लिखेंगे आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति दोनों पर, आवृत्ति दोनों पर। क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक का गा में ये कहा गया है थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर क्या होगा, क्या लगता है उसकी। तो ध्यान देना, हमने कहा था जब किसी अपद्रव को उसके धातु में जो जर्मेनियम सिलिकॉन है उसमें अगर थोड़ा सा अपद्रव मिला दिया जाए तो उसका अपद्रव मिलाने पर क्या होती है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो अगर आप लोग आर्सेनिक को सिलिकॉन में मिला दोगे, चाहे जर्मेनियम में मिला दोगे तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपके पास, दूसरा ऑप्शन सही जाएगा। अपने नोटबुक में नोट कर लेना कि उसकी चालकता बढ़ती है। ठीक है। इसके बाद सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति पराश होता है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना कि आप लोगों को लिखना है
उत्तर 1 का घा तो हमने आपको बता दिया है, हम लोग उत्तर 1 का घा कर रहे हैं। उत्तर 1 का घा, उत्तर 1 का घा में इससे हमसे ये पूछा गया है सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति प्रसार परास, तो हम लिखेंगे सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास। आपको बता दें आवृत्ति परास, आखिर परास का मतलब क्या होता है? परास का मतलब होता है उसकी दूरी। अब दूरी आवृत्ति यानी आपको बता दे कि आवृत्ति परास जो होता है ये 10 की घात 9 से 10 की घात 12 कोटि के बीच होता है। 10 की घात 9 से 10 की घात 12 कोटि के बीच होता है, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻9। नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि 12 से 9 दिया गया है। दूसरा वाला 16 से 13 दिया गया, ये भी गलत है। और तीसरा वाला 9 से 5 दिया गया, ये भी गलत है। और चौथा वाला 10 से 12, ये सही है क्योंकि 9 से लेकर 12 तक होती है ना, तो 9, 10, 11, 12 यानी 10 आ गया इसके अंतर्गत। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका चौथा हो जाएगा राइट आंसर। तो हम लोग लिखेंगे चौथा, लिखेंगे इस प्रकार से और लिखेंगे 3 × 10⁻10 से 3 × 10⁻12 हर्ट्ज। ठीक है, ये दिया 12 हर्ट्ज, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास 1 का इंगिया नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? तो हम लिखेंगे उत्तर 1 का इंगिया, इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर 1 का इंगिया। ठीक, 1 का इंगिया नंबर में क्या कहा गया? इन्होंने कहा है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में, यानी समय बराबर क्या हो गया? 0.1 सेकेंड। तो t बराबर 0.1 सेकेंड, t को डेल्टा t भी लिख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म समय है ना, तो 0.1 सेकेंड। इसके बाद 1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। वेबर मतलब हमारे इसको लिखेंगे लोग फाई से, इसको डेल्टा फाई से लिखेंगे क्योंकि वेबर जो है फ्लक्स का मात्रक होता ही है, तो हमारे पास 0.1 हो जाता है। यानी हम लोग लिखेंगे 1 - 0.1 अर्थात 0.9 वेबर। ठीक, डेल्टा फाई का मान हमारे पास ये हो गया 0.9 वेबर। यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, कुंडली का प्रतिरोध यानी आर बराबर हमारे पास कितना दिया गया है? आर बराबर हमारे पास दिया गया है 10 ओम। तो प्रेरित आवेश, आवेश का मतलब हो गया क्यू। क्यू का मान जो है हमसे पूछ रहा है, यहां पर लिख देते हैं क्यू का मान हमसे ये पूछ रहा है। अब ध्यान रहा, इसके लिए हम लोग फार्मूला सबसे पहले क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल का फार्मूला दोस्तों क्या होता है? इसके दोस्तों फार्मूला बहुत जरूरी है तैयार होना, बिना फार्मूले के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो विद्युत वाहक बल E बराबर आपके पास होता है, ये होता है डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। अब E का मान माइनस पे भी होता है, हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें कि अगर फेरों की संख्या वगैरह दिए जाते हैं तो माइनस पे ले लेते हैं हम लोग, डेल्टा फाई वगैरह तो हम लोग माइनस ले रहे हैं। तो E बराबर हमारे पास कितना आएगा? डेल्टा फाई का मान हो गया 0.9 और डेल्टा टी का मान हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा टी का मान हो गया 0.1। तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हमारे पास इसको इससे घटा दिया, 0.9 आ गया। इसका जब भाग लगाएंगे, ध्यान देना, ये दशमलव हट गया तो ऊपर 1 0 बढ़ गया। ठीक, और इसका दशमलव हट गया तो नीचे 1 0 बढ़ गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया। फिर से एक बार समझिए, हमारे पास समय कितना दिया गया है? 0.1 सेकेंड ये दिया गया है, और इससे जब इसको घटाएंगे तो 0.9 बचेगा। तो हम लोग डेल्टा फाई की जगह हम लोग 0.9 रखेंगे, डेल्टा टी की जगह हम लोग रखेंगे 0.1 सेकेंड। इसका दशमलव हटाया, ऊपर 1 0 बढ़ाया, इसका दशमलव हटाया, नीचे 1 0 बढ़ाया, कट गया। तो विद्युत वाहक बल हमारे पास आ गया 9 वोल्ट। ठीक है, अब 9 वोल्ट हमारे पास विद्युत वाहक बल आ गया। अब हमसे क्यू पूछ रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे। ध्यान देना कि क्यू बराबर फार्मूला होता है I × T। ठीक है, क्यू बराबर फार्मूला होता है I × T। और ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V/I बराबर R। अब यहां से अगर हम लोग I का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा कि I बराबर हो जाएगा Q/T। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर जो ये I है इसकी जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? V की जगह V और I की जगह लिखेंगे Q/T और बराबर R। ये T इसके ऊपर पहुंच जाएगा। जो V का मान होता है वही E का मान सेम होता है। ठीक है, तो V की जगह हम लोग E लिख सकते हैं, तो E × T हो जाएगा, E × T मान रख दीजिए।
तो v का मान क्या हो जाएगा, v का मान हमारे पास है 9 इंटू t का मान हमारे पास है 0.1 यानी 0.1 और बटे q बराबर r का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। q पहुंच जाएगा 10 की जगह पर, 10 पहुंच जाएगा q की जगह पर, तो इस जगह 9 इंटू 0.1 बटे 10 बराबर q। इसका दशमलव हटा नीचे 1 जीरो बढ़ गया, तो 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो हमारे पास q का आंसर क्या हो जाएगा 0.09, क्या आ जाएगा 0.09। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही गया दोस्तों, हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही गया। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही गया 0.09, ठीक है। इसके बाद एक कच्चा किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका क्या होता है, तो इसको तो हमने आपको पढ़ाया था। जैसे मान लो कि ये प्रिज्म है, हम लोग लिखोगे उत्तर किसका, कौन सा करोगे, उत्तर एक कच्चा, उत्तर एक कच्चा में क्या करोगे, जैसे मान लो कि एक प्रिज्म है, ये एक आपके पास है प्रिज्म। अब प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत आपतित होती है इस प्रकार से, तो इसका हो जाता है वर्ण विक्षेपण, जिसको हम लोग अंग्रेजी के नाम से देके रखा था हम लोगों ने विवग्योर, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपके पास तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग लिखोगे इस प्रकार से कि वर्ण विक्षेपण, ठीक है। क्या लिखोगे इसका, वर्ण विक्षेपण। जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो उसका क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण। इसके बाद हम लोगों ने एक खत्म कर लिया है, 2 का दोस्तों खंड बा है, 2 का है, इसमें लिखा गया है 2 का आप लोग ऐसे लिखोगे उत्तर 2 का। जब भी बोर्ड एग्जाम में लिखोगे आपको लिखना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा कर रहे हैं, तो दूसरा का कर रहे हैं। दूसरे का में हमसे क्या कहा गया है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों के अर्थ बताते हुए लिखिए। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच, सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच, तो आपको लिखना है इस प्रकार से हेडिंग कि 2 समांतर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हेडिंग डाल के लिखना बहुत जरूरी है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच, धारावाही चालकों के बीच बल। अब 2 धारावाही चालकों के बीच बल का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला दोस्तों बता दें कि F बटे L, ये होता है आपके पास F बटे L बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई, और ये हो जाएगा I1 इंटू I2 बटे D। ये तो आपके पास फार्मूला क्या हो गया, 2 समांतर धारावाही, 2 समांतर मतलब 2 समांतर, 2 बराबर धारावाही मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती हो, और चालक का मतलब तार, 2 तार समांतर हो और उसमें धारा प्रवाहित होती है, उसमें लगने वाला बल, तो लगने वाला बल का फार्मूला क्या होगा, F बटे L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 बटे D। जहां F बल है, ठीक है, F क्या है, बल। यहां पर ये हो गया लंबाई, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो नियतांक है। I1 I2 ये धाराएं है, दोनों तारों की धाराएं, और ये हो गया D उसकी बीच की दूरी। मतलब आपको समझो कि जैसे आपका चिन्ह सहित पूछा गया ना, जैसे मान लो कि एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, दोनों समांतर तार है, इसमें भी ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें भी ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा, लगने वाला बल इधर की ओर होगा, ठीक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा, ठीक है, और दोनों, इसका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा, दोनों, अब ध्यान देना, दोनों ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है धारा, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, लगने वाला बल होगा इसमें आकर्षण। दोस्तों यहां से इसकी दूरी तो आपके पास D हो गया, ठीक है। अब इस पर जो बल लगेगा वो बल क्या लगेगा आपके पास, आकर्षण, वो आकर्षण बल लगेगा। इसके लिए हम लोग बताएंगे कि यहां पर ध्यान देना, इस पर जो बल लग रहा है और इस पर जो बल लग रहा है, दोनों आकर्षण बल लग रहा है, और आकर्षण में हम लोग चिन्ह जानते हैं कि प्लस माइनस का होगा, या तो दोनों चिन्ह विपरीत होंगे। और अगर दोनों तार इस प्रकार समांतर है और एक धारा ऊपर की ओर एक धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, तो ध्यान देना कि यही दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र भी है, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र यही है, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र यही है। तो इधर की ओर एक बल इधर की ओर लगेगा और एक बल इधर की ओर लगेगा, यानी यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी तो D है, तो इन दोनों पर क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल। और जब प्रतिकर्षण का बल है, इसका मतलब है हमारे पास सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश का मतलब दोनों या तो प्लस प्लस का है या तो दोनों माइनस माइनस का है, ठीक है दोस्तों। यहां पर इसको लिखेंगे B और इसको लिखेंगे B1 B2 कर लो, B1 B2, इसको I1 और इसको I2 कर लो, I1 I2।
और बल F1 F2 कर लो, बल इसका F1 और इसका F2 कर लो, ठीक है। इस प्रकार को हम लोग चिन्ह को समझ सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा पूछा गया, तो आप लोग लिखोगे उत्तर दूसरे का खा, ऐसे लिखोगे उत्तर दूसरे का खा। दूसरे का खा में आपसे क्या क्या पूछा गया है? दूसरे खा में आपसे ये पूछा गया दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण एवं एक्स किरणों के फोटोनों की ऊर्जा को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण एवं एक्स किरणों के फोटोनों की ऊर्जा के घटते क्रम। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि इनका जो ऊर्जा है, इनकी ऊर्जा का मान आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश की आपको बता दें कि दृश्य प्रकाश हमारे पास ये हो गया दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की जो फोटोन की ऊर्जा होती है, और सबको लिख देते हैं पहले दृश्य प्रकाश, इसके बाद परावैंगनी विकिरण, और इसके बाद आपके पास दिया गया एक्स किरण है, एक्स किरण है, ठीक है। विकिरण लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाओगे। तो दो इनकी सबकी हम लोग ऊर्जाएं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दृश्य प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा बताते हैं। दृश्य प्रकाश की जो फोटोन की ऊर्जा है 2.475, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जो परावैंगनी है, परावैंगनी का जो हमारे होता है 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? एक्स किरण है। तो एक्स किरण का होता है 1.24 इंटू 10 की घात आपके पास होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें से इसका घटते हुए क्रम पूछा गया है, तो घटते हुए क्रम के अनुसार सबसे ज्यादा, सबसे ऊर्जा सबसे अधिक किसकी है? सबसे ऊर्जा को ई से, और एक्स किरण की ऊर्जा सबसे अधिक है। इससे थोड़ा कम किसका है? परावैंगनी किरण का। तो इसको लिखते हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेट। इसके बाद किसका है हमारे पास? दृश्य का हम लोगों ने लिख दिया यू से। तो इस प्रकार से इसका हम लोगों ने कौन सा क्रम लिखा? हम लोगों ने ये लिखा घटते हुए क्रम, ठीक। इसके लिए हमें ऊर्जा का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद हमसे पूछा गया है दूसरे का गा में पूछा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे इस प्रकार से। पहले उत्तर नंबर तो डालेंगे ही, दूसरे का गा, और हेडिंग डालेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आपको बता दें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में यदि जैसे मान लो कि एक माध्यम ले लिया, हमने इस प्रकार से, ये माध्यम ले लिया हमने सघन माध्यम, और इस वाले माध्यम को लिया हम लोगों ने विरल माध्यम। यदि आपतित किरण जैसे सघन माध्यम से आपतित हो रही है, आपतित किरण इस प्रकार से सघन माध्यम में आपतित हो रही है, ठीक है, और आपतित सघन माध्यम से आपतित हो रही है, और इसका जो क्रांतिक कोण का मान है, क्रांतिक कोण का मान यदि आपतन कोण के मान से अगर कम हो, अर्थात हम लोग कहेंगे अगर सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है और उसका मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है, अगर इसका मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है, तो ये क्या करती है? ये प्रकाश किरण उसी सघन माध्यम में फिर से लौट जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और क्रांतिक कोण दोस्तों किसे कहते हैं? जो हमारे पास ये अभिलंब है ना, और आपतन कोण इस प्रकार से जो आपतन कोण है, इन दोनों का बीच का कोण अगर 90 अंश हो तो वो हमारा होता है क्रांतिक कोण। तो कहने का अर्थ ये है, अगर सघन माध्यम में कोई किरण आपतित होती है और उसका मान अगर क्रांतिक कोण के मान से अगर अधिक है, तो वो सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब दोस्तों आप लोग इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसके बाद आगे से करते हैं हम लोग। अब दोस्तों देखिए हम लोग दूसरे का करेंगे घा। दूसरे घा में आपसे क्या कहा गया है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि उत्तर दूसरे का घा, लिखोगे उत्तर दूसरे का घा। घा में दोस्तों हमसे ये कहा गया है कि 2 माइक्रोकूलम आवेश, तो आवेश को तुम लोग क्यू से, तो क्यू बराबर 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को इस प्रकार लिखते हैं हम लोग। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात -6 कूलम, क्योंकि माइक्रो 10 की घात -6 बदलता है, 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6 होता है। इसके बाद 0.2 मीटर भुजा, तो भुजा जो है इसकी, भुजा क्या है? 0.2 मीटर। भुजा कि एक घन के केंद्र पर स्थित है, घन
के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। कुल विद्युत फ्लक्स, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग लगाते हैं गॉस का प्रमेय। तो ध्यान देना, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पर फाई क्या है, फ्लक्स है, क्यू क्या है, आवेश है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता है। तो यहाँ पर फाई का मान हमसे पूछ रहा है, तो फाई बराबर, अब ये हो गया क्यू का मान हो गया 2 × 10 की घात -6 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 की घात -12। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब भाग लगाएंगे तो सबसे पहले 2 बटे 8.85 × 10 की घात -6 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 12। तो ये हो जाएगा फाई बराबर 2 बटे, इसका दशमलव हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ, तो ये जाएगा 200 बटे 885 × 10 की घात 6 बचेगा। 12 से घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब भाग लगाओ, 5 से काटो तो ये जाएगा 5 चौको 20, फिर 0, फिर हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक, बचा कितना 3, तो ये हो गया 38, तो ये हो गया 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 बचा 3, 5 सत्ते 35 × 10 की घात 6। जब इसका दोस्तों भाग लगाएंगे और भाग लगाने का सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.26 × 10 की घात 5। अब हमसे ये कहा गया कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स हम लोग जानते हैं घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स क्या होगा जानते हो आप लोग, कुल फ्लक्स का जो मान होगा ये होगा फाई डैश बराबर फाई बटे 6। अब हम लोग फाई डैश लिखेंगे बराबर फाई बटे 6, तो फाई का मान हमारे पास कितना है, 2.26 × 10 की घात 5 बटे 6। जब दोस्तों इसको हम लोग भाग लगा देंगे तो भाग लगाने पर इसका कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 6 का भाग लगा दीजिए 2.26 में। ठीक, तो दशमलव हटा दीजिए, बाद में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 2 6 चौको 24, 6 18, तो बचा कितना 4, उतार लो 6, और ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, बचा 4, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, ये हो जाएगा 6 36, तो फिर से वही 4 आ जाएगा, तो इतना ही रहने दो इसका। तो ये हो जाएगा 37.6 × 10 की घात 5, और ऑलरेडी पहले से 1 अंक 2 अंक का दशमलव था, तो यहां पर दशमलव का यूज करोगे आप लोग। ध्यान देना कि इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे, और इसका दशमलव हटाओगे तो इसका 1 जीरो, और ऑलरेडी पहले से 2 जीरो था, तो ये हो गया 2 जीरो। ठीक है, तो टोटल कितने जीरो हो गए हमारे पास, टोटल हो गए हमारे पास 3 जीरो। साइंस के मुताबिक हमें 1 अंक 2 जीरो, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है इधर से पीछे से, क्योंकि 2 जीरो हटाएंगे तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा 3.76 × 10 की घात, ये 10 से इसको घटा देंगे तो बचेगा 5, तो हो जाएगा 10 की घात 5, यानी फाई डैश का मान, जो कि हो गया हमारे पास, ये हो गया दोस्तों हमारे पास आंसर। ठीक है, 3.76 × 10 की घात 5। इसके बाद हमारे पास दूसरे का इंगियन नंबर क्या पूछा गया है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, दूसरे का इंगियन नंबर, दूसरे का इंगियन नंबर। तो दूसरे का इंगियन नंबर में हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे का इंगियन नंबर पूछा गया है आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे बोर्ड एग्जाम में, आंख की समंजन क्षमता। दोस्तों ध्यान देना, जो भी आपके पास क्वेश्चन परिभाषित वाला क्वेश्चन होगा जिसमें आंसर लिखना है, सभी का आंसर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग आसानी से नोट कर सकते हो। हम लोग केवल यहां पर समझेंगे क्वेश्चन को, टॉपिक को समझेंगे, जैसे पूर्ण आंतरिक वगैरह है, इस सभी आंसर को समझेंगे। बाद बाकी आपको अगर नोट बनाना है तो हमने नोट को डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। ठीक है, वहां सब लोग आसानी से नोट बना सकते हैं। सबसे पहले आंख की समंजन क्षमता, आंख की समझने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। आंख की समंजन क्षमता, आंख की समझने की क्षमता, समझने मतलब जैसे मान लो कि ये बुक है, इसको हम लोग ऐसे पास से देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, दूर से देखेंगे
छोटा दिखाई दे रहा है, और दूर से दिखाई देंगे तो और छोटा दिखाई दे रहा है। इससे कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, यानी नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी किसी वस्तु को नेत्र द्वारा देखकर समझने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरे का चाप। तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि उत्तर, इसमें लिख देना उत्तर, ठीक है, हमने ऐसे डाल दिया है। दूसरे का चा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे का चा, इसमें दूसरे का इंग्या ऐसे ला दे रहा उत्तर, ठीक है, डाल देते हैं इसे उत्तर, दूसरे का इंग्या। तो दूसरे का चा में हमसे क्या पूछा गया है, 2 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड, फैरड किसका मात्रक होता है, संधारित्र का। संधारित्र को लिखते हैं हम लोग सी से। तो 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, तो हम लोग लिखेंगे C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड और C2 बराबर हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। धारिता वाले 2 अवशिष्ट चालकों को आपस में संयोजित करने पर आवेश का बंटवारा किस अनुपात में होगा। यानी संधारित्र की ये जो 2 प्लेटें हैं, संधारित्र की ये जो 2 प्लेटें हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये C1 प्लेट हो गया, ये C2 प्लेट हो गया। इन दोनों को हम लोगों ने किसी तार द्वारा पुनर्वितरण कर दिया। क्या कर दिया हम लोगों ने, पुनर्वितरण, यानी इसको हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है। जब इन दोनों पुनर्वितरण करेंगे तो इनका अनुपात क्या होगा। तो आपको बता दें कि इस कंडीशन में हमसे क्या पूछा गया है कि आवेश का बंटवारा किस प्रकार से होगा। तो हम लोग कहेंगे कि आवेश का बंटवारा, क्या कहेंगे हम लोग, आवेश का बंटवारा, आवेश का बंटवारा जो होगा वो हमारे पास होगा Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2, ठीक है। अब मान रखेंगे तो Q1 बटे Q2 बराबर C1 का मान हमारे पास क्या है, 2 माइक्रोफैरड, और Q2 का मान क्या है, 3 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कैंसिल कर लो, तो Q1 अनुपात Q2 बराबर हो जाएगा 2:3। इस प्रकार से आवेशों का बंटवारा होगा, किस अनुपात में, 2:3 में आवेशों का बंटवारा होगा। अब दोस्तों हमारे पास खंड सा मतलब 3 का का को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, उत्तर 3 का। उत्तर 3 के का में हमसे क्या पूछा गया है, पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिन्नत परिपथ बनाइए, धारा वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचकर इसकी व्याख्या भी कीजिए। इन्होंने कहा पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिन्नत परिपथ बनाइए। सबसे पहले पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिन्नत परिपथ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये ले रहे हम लोग, एक धातु की प्लेट ले लिया हम लोगों ने, ये ले लिया धातु की प्लेट, ठीक, ये ले लिया हम लोगों ने धातु की प्लेट, और ये हो गया हमारे पास संधि यानी अक्षय परत, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन और कोटर का आवागमन होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं संधि, इसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं पी क्षेत्र, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं पी क्षेत्र, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं यन क्षेत्र, ठीक है। और पी क्षेत्र में हमारे पास क्या है, कोटर है। पी क्षेत्र में हमारे पास क्या है, कोटर है। कोटर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का खाली स्थान, जहां से इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर जाते हैं। संक्रमण का मतलब होता है दूसरी कक्षा में चले जाते हैं, वहां पर जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान को हम लोग कहते हैं कोटर, जिसको अंग्रेजी के होल नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं हम लोग, होल नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं कोटर। इधर वाले भाग में आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर वाले भाग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, इधर वाले भाग में। और दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, ये लगा दिया अक्षय परत यानी संधि, ठीक। इसको हम लोग पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से अगर जोड़ दे तो इसे हम लोग कहते हैं हमारा अग्र अभिनत, यानी पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत। तो पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत किसे कहते हैं, यदि पीएन संधि डायोड में यदि पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से अगर जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त परिपथ को हम लोग पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत कहते हैं। जब यहां से बैटरी को अगर कुंजी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने कुंजी भी लगा दिया है कि ठीक है, कुंजी को कर दिया बंद। जैसे कुंजी लगा दिया है तो यहां से जब धारा प्रवाहित होती है तो इस प्रकार धारा प्रवाहित होती है, तो यहां से जब इधर से धारा प्रवाहित होती है तो इससे जो कुछ कोटर है, कुछ कोटर अब
इधर इस प्रकार से गमन कर जाते हैं, कुछ कोटर जो है इधर गमन करते हैं, इस प्रकार से गमन कर जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से निकल आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां से आवेश जाकर इस पर प्रेशर डालता है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गमन होते हैं, सॉरी कोटर इधर की ओर गमन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गमन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ये जो हमारे पास संधि है, इस संधि से ही होता है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने ग्राफ बनाने के लिए भी कहा है। तो ध्यान देना कि जब ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे हम लोग, इसे जब ग्राफ का निरूपण करेंगे तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक ग्राफ का निरूपण करेंगे। तो ये वाला जो मान है, इस वाले को हम लोग कहेंगे अग्रदिशिक वोल्टेज, अग्रदिशिक वोल्टेज, इसको हम लोग कहेंगे अग्रदिशिक वोल्टेज। और इसे कहेंगे हम लोग अग्रदिशिक धारा। क्या कहेंगे इसको हम लोग? अग्रदिशिक धारा। अब यहां पर जो प्रारंभिक वोल्टेज का मान हम लोगों ने लिया 0, ठीक। यहां पर हम लोगों ने इसे मान लिया, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। व्याख्या में दोस्तों किस प्रकार से व्याख्या किया था, व्याख्या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बात बाकी आप लोग इस चित्र में क्या हुआ है, ग्राफ में क्या हुआ है, इन दोनों के बारे में लिखिए, यही तो व्याख्या ही है। क्लियर है? इसमें क्या दिक्कत है? अब ध्यान देना, चित्र के बारे में जो जो हमने बताया बस वही वही कर देना, वो व्याख्या है। इसमें ध्यान देना, यहां पर वोल्टेज हमने ले लिया 0.1, ठीक, 0.1 लिया। इसके बाद यहां पर वोल्टेज लिया हमने 0.2, इसको यहां पर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पहले इसको लिखना, फिर नीचे इसको लिखना, ठीक, 0.2। इसके बाद यहां पर लिया 0.3, चलो लिख देते हैं, ये हो गया 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ऐसे मान लो लिख सकते हो आप लोग। यहां पर आप लोग लिखना है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वाले जो डिजिट है इसको इधर लिखना, ठीक है। हम लोगों ने यहां से वोल्टेज क्या किया कि धीरे 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 हम लोगों ने वोल्टेज को वही रखा 3 तक तुम लोगों ने वही रखा। जब 3 तक वोल्टेज को वही रखा तो हम लोगों ने देखा कि धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, धारा के मान में वृद्धि होती ही नहीं है। जैसे ये वोल्टेज को 0.3 से बढ़ाना स्टार्ट किया तो उसमें धीरे धीरे धारा के मान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं धारा के मान में वृद्धि होती है। इस प्रकार से ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। यानी हम लोगों के ग्राफ में क्या हुआ, ग्राफ में जब धारा के मान को हम लोग बढ़ाना चाहा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, वोल्टेज के मान को बढ़ाना पड़ा। जब वोल्टेज मान को हम लोगों ने 0.1 पर रखा, धारा का मान 0, 2 पर रखा, धारा का मान 0, 3 पर रखा, धारा का मान 0। जैसे 3 से वोल्टेज के मान को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाना चाहा, धीरे धीरे बढ़ाया तो धारा के मान में धीरे 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 वृद्धि होती है। यही हमारा इसकी व्याख्या है दोस्तों। कैसे व्याख्या, फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये हमारा पीएन संधि डायोड है, जिसमें पी को धन सिरे से और एन को अगर ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो ये हमारा अग्र अभिनित कहलाता है। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं तो धारा का मान में भी धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। धारा के मान में तब तक वृद्धि होगी जब तक वोल्टेज के मान में वृद्धि करोगे। वोल्टेज के मान को वृद्धि करोगे तो धारा के मान में वृद्धि होगी, अन्यथा धारा के मान में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका ग्राफ और ये हो गया इसका चित्र। अब हमसे ये पूछा गया है तीसरे का खा। तीसरे खा में हमसे क्या पूछा गया है, तो लिखेंगे तीसरे का खा, तो यहां पर लिखेंगे उत्तर तीसरे का खा। तीसरे के खा में हमसे क्या कहा गया है, तीसरे खा में हमसे ये कहा गया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दोस्तों लिखते हैं पी से। तो पी बराबर हमारे पास क्या दिया गया है 3.4 इंटू 10 की घात -3, 3.4 इंटू 10 की -30 30 कूलाम मीटर है। इसके बाद हमसे यह कहा गया है कि अणु में H धन आयन और Cl ऋण आयनों पर आवेश की मात्रा, आवेश को लिखते हम लोग Q से। Q बराबर हमारे पास क्या दिया गया है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। इसके बाद आयनों के बीच की दूरी,
अब दोनों आयनों के बीच की दूरी, मतलब समझिए कि जैसे दो आयन है, तो एक आयन हमारे पास इस प्रकार से है कि ये वाला आयन है हमारे पास L धन आयन और ये हमारे पास Cl आयन। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है, बीच की दूरी क्या होती है 2L, और 2L हमसे ये पूछ ही रहा है, 2L बराबर हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इस कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो P के मान हमारे पास क्या दिया गया है, P का मान जो है हमारे पास दिया गया है 3.4 इंटू 10 की घात -3 बराबर Q का मान दिया है 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू 2L। अब 2L का मान हमसे पूछ रहा है, तो इस मान को इसके बट्टे में पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा 2L बराबर हो जाएगा 3.4 इंटू 10 की घात -3 बटे 1.6 इंटू 10 की घात -19। अब जब दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2L को 2L लिखेंगे बराबर ये 3.4 को लिखेंगे और 10 की घात। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का है प्लस हो जाएगा, तो 10 की घात यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं इसे 19 से यानी 30 को घटाएंगे, यानी 30 से 19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -11 घात क्या बचेगा -11 बचेगा, क्योंकि हमारे पास 30 से 19 घटाएंगे हम लोग तो -11 बचेगा और बटे हमारे पास 1.6 हो जाएगा, दशमलव से दशमलव हो जाएगा कैंसिल। तो 2L बराबर क्या हो जाएगा, 2L बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32, क्या हो जाएगा। चलो आंसर दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहां से लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2L बराबर 16 दूनी 32 और कितना हो जाएगा आपके पास कितना बचा 2, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया तो वो हो गया 20, तो 16 एकम 16, फिर बचा कितना आपके पास 4 तो हो गया 40, तो 16 दूनी 32, फिर हो जाएगा कितना आपके पास 8, तो 16 पंचे 80, भाग लगा देना कोई दिक्कत नहीं, इंटू 10 की घात -11 मीटर। इस प्रकार से दोस्तों 2L की दूरी पूछा गया है, 2 को बटे में नहीं पहुंचाएंगे हम लोग, 2L की दूरी पूछा गया है, तो ये हमारे पास हो गया दोस्तों आंसर। अब दोस्तों हम लोग इसी का करने वाले हैं घात नंबर। तो घात नंबर करने से पहले दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो कुछ रेस करने वाले हम लोग। अब देखो दोस्तों हम लोग करेंगे तीसरे का गा में हमसे क्या पूछा गया है, तीसरे गा में हमसे ये पूछा गया है वैद्युत चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण लिखिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना, उत्तर तीसरे का गा, क्या हेडिंग डालना है, उत्तर तीसरे का गा, और इसमें आपको ये डालना है वैद्युत चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण, वैद्युत चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण। दोस्तों आपको बता दें कि अभिलक्षण का मतलब होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। इसकी जो हम लोगों ने पूरा का पूरा व्याख्या तो डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आपको समझा देते हैं। दोस्तों वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में आपको बता दे, विद्युत क्षेत्र, ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ये हो गया संचरण की दिशा और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये हो गया आपके पास, इस वाले को हम लोग कहते हैं x अक्ष, इधर वाले को कहते हैं y अक्ष और इस वाले को कहते हैं हम लोग z अक्ष, ठीक है। और ये जो हमारे पास ऊपर वाली दिशा है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई है और ये हो गई वैद्युत संचरण की दिशा, यानी C नाम दे देंगे हम लोग। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, क्योंकि इसका जो हमारे पास तरंग दैर्घ्य होता है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है, और इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिसको हम लोगों ने इसके क्षेत्र को हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक, और इसके क्षेत्र को हम लोग इस प्रकार से दर्शा देते हैं। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया विद्युत क्षेत्र, इस प्रकार सभी में दर्शा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग नंबर 1 क्या लिखना है, नंबर 1 ये लिखना है कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि जो हमारे पास प्रकाश यानी संचरण की दिशा होती है उसका जो मान होता है C, ये होता है E0 बटे B0, यानी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है तरंग संचरण की दिशा। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में आप लोग क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 3 में लिखोगे इसकी तरंग दैर्घ्य होती है ना, ये जो आपके पास तरंग है, तरंग, तो हम लोग कहेंगे इसका जो तरंग है ये
अनुप्रस्थ होता है, क्योंकि इस प्रकार से संगत करते हुए तरंग आगे की ओर संचित हो रही है, इसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण में नंबर 1 क्या लिखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कौन कौन? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश संचरण की दिशा। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रकाश संचरण की दिशा का जो मान होता है वो E/B यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें जो तरंग दैर्घ्य है यानी तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि इसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, तो इसमें जो तरंग है वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो दोस्तों इसके और गुण बता दें कि इन तरंगों को यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम दोस्तों कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आपको ये बता दें इसका जो निश्चित स्थान होता है, इसके गुण नंबर चौथे गुण में इसका निश्चित स्थान होता है। निश्चित स्थान का मान होता है दोस्तों, आपको बता दें कि 1/√में μ0 ε0, इसका जो निश्चित मान होता है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग वैद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के वैद्युत चुंबकीय गुणों के बारे में या उसके अभिलक्षण के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमसे ये पूछा गया है तीसरे का घा में हमसे क्या पूछा गया है, तो उससे पहले हम लिखेंगे उत्तर तीसरे का घा। हम लोग लिखेंगे उत्तर तीसरे का घा। तीसरे घा में हमसे ये पूछा गया है कि कोई परमाणु 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जाओं के 2 ऊर्जा स्तरों पर पाया जाता है। तो ध्यान देना कि इनके ऊर्जा स्तरों का अंतर क्या होगा, तो E बराबर यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट E बराबर ऊर्जा स्तरों का अंतर है, तो 5.36 माइनस हमारे पास हो जाएगा 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास? EB बराबर ये प्राप्त होगा, यहां से 6 से 5 गया तो 1, और यहां से 1 लेंगे 13 से 4 गया तो 9, और यहां बचा 4 से 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि ऊर्जा परमाणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए तो इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तरंग दैर्घ्य का मतलब हो गया लेमडा। लेमडा का मान हमसे ये पूछ रहा है, लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क। इसके दोस्तों फार्मूला आपको बता दें कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है दोस्तों आपके पास ऊर्जा का मान बड़ा होता है हमारे पास hc/λ। ठीक है, hc/λ, जहां पर दोस्तों को बता दें कि hc का जो मान है, hg का मान होता है hc का 12,400, ये होता है एंगस्ट्राम में मान, क्योंकि इसको हम लोगों ने एंगस्ट्राम में बदलेंगे हम लोग। तो यहां पर हमारे पास जो लेमडा है ना, लेमडा का मान क्या हो जाएगा? लेमडा का मान पूछा गया है, ई का मान क्या हो जाएगा? ई का मान हमारे पास है 1.91 बराबर हो जाएगा 12,400 बटे लेमडा। ये हमारे पास एंगस्ट्राम में है, इसको यहां पहुंचाएंगे, इसको यहां पहुंचा देंगे, तो हो जाएगा लेमडा बराबर हो जाएगा 12,400 बटे 1.91। दोस्तों अगर आप लोग 12,400 नहीं समझ पा रहे हो ना, तो HC का मान होता है 12,400, बाद बाकी आप लोग H का मान और आपके पास C का मान जो होता है उससे भी निकाल सकते हो। H का मान और C का मान, H का मान क्या होता है 6.63 into 10 to the power 34 होता है उससे, और C का मान होता है 3 into 10 to the power 8, उससे अब लोग इसको हल करके निकाल सकते हो। ठीक है, बाद बाकी याद रख लो, फायदा यही होगा 80/12,400। जब इसका दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो लेमडा बराबर जब इसका भाग लगाएंगे, तो जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमारे पास हो जाएगा 64.9214 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दिया गया है खंड सा में ही तीसरे का अगर घा नहीं करना है तो इसका अथवा कर सकते हो, तो हम लिखेंगे उत्तर 3 के घा का अथवा। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से उत्तर 3 के घा का अथवा। 3 के घा के अथवा में दोस्तों क्या कहा गया है? अथवा में यह कहा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए। तो हमें हेडिंग क्या डाल लेनी है? हेडिंग डाल लोगे आप लोग हाइड्रोजन, क्या डाल लोगे? हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पना क्या डालोगे आप लोग? बोहर
की परिकल्पना। अब परिकल्पना का मतलब क्या होता है दोस्तों? परिकल्पना का मतलब, इससे डरिए मत, हमने आंसर डिस्क्रिप्शन डाल दिया इसका, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। बोहर की परिकल्पना यानी बोहर की सोच, बोहर की विचार, बोहर ने क्या विचार रखा। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि नील्स बोहर जी थे, नील्स बोहर पहले तो खुद प्रैक्टिकल करते ही थे, ठीक है। इसके बाद जो हमारे रदरफोर्ड जी थे, रदरफोर्ड जी का जो लैब था मैनचेस्टर पर, उस लैब में जब रदरफोर्ड ने विभिन्न अल्फा कणों वगैरह के बारे में जब अध्ययन कर रहे थे, अल्फा कणों के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे ना, जिस पर थॉमसन जी ने प्रयोग किया था, वही इलेक्ट्रॉन की खोज, उसी पर जो प्रयोग हो रहा था, उस प्रयोग में बोहर की परिकल्पना, बोहर की सोच, इसका अर्थ है बोहर ने क्या विचार रखा, अपना विचार प्रवश रखा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दे कि जो रदरफोर्ड जी का जो प्रैक्टिकल लैब था मैनचेस्टर पर, वहां पर रदरफोर्ड जी जो प्रयोग कर रहे थे है ना इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके बारे में हमारे जो बोहर जी थे इनको कुछ ज्यादा जानकारी थी नहीं उसके बारे में। ये उन्हीं फिर लैब में गए, लैब में जाकर फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, उसका प्रैक्टिकल वगैरह किया। किए के बाद उन्होंने अपना परिकल्पना, अपना मत रखा। मत किस प्रकार रखा? सबसे पहले तो बोहर जी ने ये कहा, बोहर जी ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के किसी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मतलब जैसे मान लो कि ये आपके पास नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं है, ये इसकी कक्षाएं है, तो इनका कथन है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षा में चक्कर लगा रहे तो बस इसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे, ये ऊपरी कक्षा में नहीं जाएंगे, जिन्हें बोहर जी ने स्थायी कक्षा कहा। बोहर जी ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या वाले कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें बोहर जी ने क्या नाम दिया? स्थायी कक्षा। फिर दूसरा उन्होंने क्या कहा? दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो अपने अंदर से ऊर्जा का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं करते हैं, ये कहा। क्योंकि अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो फिर ये तो नाभिक ही नष्ट हो जाएगा, परमाणु ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं करते हैं अपने अंदर से ऊर्जा का, यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जैसे कि बाहर से अगर उसको ऊर्जा मिल जाए, परमाणु को अगर बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी कक्षा को छोड़कर किसी ऊपरी वाले कक्षा में संक्रमण कर जाते हैं। संक्रमण का मतलब चले जाते हैं, संक्रमण कर जाते हैं, ठीक है। जैसे इस कक्षा से छोड़कर इस कक्षा में चले जाते हैं। लेकिन बोहर जी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आकर मात्र 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही ठहर सकता है। इसके बाद वो पुनः अपनी निश्चित कक्षा में, स्थायी कक्षा में पहुंच जाता है, जिसका यानी उच्च ऊर्जा स्तर का मान और इस ऊर्जा स्तर का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने कहा। इसके लिए उन्होंने निगमन भी डाला कि उच्च ऊर्जा का मान यानी फोटोन की ऊर्जा होती है h और उच्च ऊर्जा यानी ऊर्जा स्तर उच्च वाले का ऊर्जा स्तर होता है E2 माइनस इसका हो गया E1 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा कि फोटोन की ऊर्जा होती है उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर का अंतर होता है। यहां से न्यू का अगर मान निकालना चाहो तो हो जाएगा E2 बटे यानी माइनस E1 बटे H, यानी इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? न्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा E बटे H। ये उन्होंने आवृत्ति का मान निकाला। किसका आवृत्ति का मान निकाला? उन्होंने ऊर्जा स्तर के आवृत्ति का मान निकाला, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य के बारे में उन्होंने क्या निकाला? तरंग दैर्घ्य के बारे में उन्होंने ये कहा कि अगर तरंग दैर्घ्य लेमडा हो तो लेमडा बराबर फार्मूला क्या होता है? लेमडा बराबर होता है आपके पास न्यू बराबर क्या होता है? सी बटे लेमडा। न्यू बराबर होता है सी बटे लेमडा। तो हम लोग न्यू के जगह क्या लिख सकते हैं? सी बटे लेमडा लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे न्यू बराबर सी बटे, यानी यहां पे लिखेंगे न्यू की जगह सी बटे लेमडा बराबर डेल्टा E बटे H। यहां से लेमडा का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये पहुंच जाएगा ये ऊपर, तो यह जाएगा HC यानी लेमडा बराबर HC बटे, ये आ जाएगा लेमडा के स्थान में, लेमडा पहुंचे इसके स्थान पे, तो डेल्टा E। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि इन्होंने ये कहा ऊर्जा का उत्सर्जन तब तक होता रहता है जब तक इलेक्ट्रॉन ऊंचे वाले कक्षा से कहीं नीचे वाले कक्षा में तब तक ना आ जाए, तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता रहता है। ये था दोस्तों हमारे पास बोहर जी की परिकल्पना, ठीक है दोस्तों। अब लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसके बाद दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।